तो कैसे देशी रियायतों की राजा महाराजा उनके अच्छे मित्र थे। भ्रमण करना आपको पसंद था, यानी उनको घूमना फिरना बहुत पसंद था। स्वतंत्र रूप से साहित्य साधना को अपना ध्येय बनाया। 20 किलोमीटर पैदल यात्रा करके अनेक ग्राम गीतों का भी आपने संकलन किया। सन 1962 में आपका निधन हो गया। यानी वो कैसे थे, उनके पिता की छाया उन पर पड़ी थी, यानी उनके पिता कैसे थे, भागवत और रामायण में विशेष रुचि रखते थे, जिसके कारण क्या थे, हमारे जो कवि है रामनाथ त्रिपाठी, उनका भी इस पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है। और इन्होंने क्या की थी, इनकी शिक्षा क्या था, उनको विधिवत नहीं हो पाई थी, लेकिन उनको हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का विशेष ज्ञान था। ठीक है। और इनकी क्या थी, बड़े बड़े लोगों से इनकी पहचान थी, बड़े बड़े राजा महाराजाओं से क्या थी, इनकी पहचान थी। और ये क्या है, स्वतंत्र रूप से साहित्य के प्रति उनका विशेष ध्येय था, उनकी विशेष रुचि थी। और वो 20 किलोमीटर पैदल चल चल के क्या है, गांव के गीतों को क्या किए थे, उन्होंने संकलन किया था। और सन 1962 में क्या है, इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए इनकी रचनाएं, रचनाओं में देखिए पथिक, मिलन और स्वप्न, ये क्या है, खंड काव्य है ना। मानसिक, ये क्या है, कविता संग्रह है ना। और कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत संपादित गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता आलोचना आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं ये है। हाँ ठीक है। अब देखिए विशेषताएं बताऊं। त्रिपाठी जी का छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। ये कैसे हैं, छायावाद के कवि हैं। और इनकी ये क्या है, खड़ी बोली के क्या है, महत्वपूर्ण, इनकी जो भाषा है उनमें क्या खड़ी बोली का ज्यादा उपयोग किया जाता है। आपने तत्कालीन कवियों की रुचि एवं सोच के विपरीत समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी जो कविताएं हैं उसमें ज्यादातर क्या है, रोमांटिक प्रेम क्या है, झलकता है। आपके वो तो कुर्सी में तुम बैठ के चटक जाती है, एक निकाल के बैठ। आपकी साहित्यिक रचनाओं में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों दृष्टिगोचर होता है। यानी इनकी जो कविताएं हैं उसमें साहित्यिक जो देश प्रेम है ना, साहित्यिक रचनाओं में उनका देश प्रेम है और वैयक्तिक प्रेम क्या है, काफी झलकता है, काफी दिखाई देता है। किंतु देश प्रेम को ही विशेष स्थान प्राप्त है। देश प्रेम का है, उन्होंने जो भी कविताएं लिखी है उसमें देश प्रेम काफी विशेष है। आपने कविता के अलावा नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि विविध विधाओं में भी रचनाएं की है। ठीक है। आपने बाना पत्रिका का संपादन, यानी बाना पत्रिका है उसके ये संपादक भी रहे थे। आपकी रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों के कई संग्रह बच्चों के लिए तैयार है। हिंदी बाल साहित्य का आपको जनक कहा जाता है। इसको हिंदी बाल साहित्य को जनक कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए भाषा शैली, इनकी भाषा शैली कैसी है, आपकी साहित्यिक भाषा सरल, सरस, खड़ी बोली है। इनकी भाषा क्या है, एकदम सरल, सरल भाषा में है, लेकिन क्या है, खड़ी बोली है। माधुरी और ओज इनकी खास विशेषता है। शैली में प्रवाह है। और इनकी क्या है, अलंकार कौन कौन से हैं, अनुप्रास और उपमा अलंकार क्या है, इनकी कविताओं में काफी पाए जाते हैं। अब देखिए पाठ का सारांश है ना, कविता का सारांश मैं आपको बताती, ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत कविता पाठ पथिक राम नरेश त्रिपाठी रचित पथिक खंड काव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखी से विरक्त काव्य नामक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वही बसना चाहता है, किंतु वहां किसी साधु जन द्वारा संदेश ग्रहण करके यह देश सेवा का संकल्प लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्यु दंड मिलता है, परंतु आपकी कीर्ति समाज में प्रतिस्थापित हो जाती है। पथिक जो कविता का जो नायक है वो कैसा है, दुनिया से बहुत दुखी हो जाता है। दुखी होकर ये क्या होता है, और संसार से ही विरक्त हो जाता है, वो मतलब बहुत दूर होना चाहता है। और वो क्या प्रकृति के प्रेम में क्या है, बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। और उसी का वर्णन क्या है, अपन की कविताओं में मिलता है। अब देखिए
सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर निहारता है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य पर वह मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। यानी जो हमारा जो नायक है, जो पथिक है, वो क्या है, दुनिया से दुखी हो जाता है, बहुत अति दुखी हो जाता है। तो वो क्या है, पूरा संसार से ही वो मोह माया से वो दूर हो जाता है और उसका सारा ध्यान क्या है, प्रकृति के प्रेम में प्रभावित हो जाता है। और वो क्या है, भिन्न भिन्न मतलब कल्पना में डूब जाता है प्रकृति के प्रेम में। ठीक है, और इसी कारण वह अपनी पत्नी से भी दूर हो जाता है। आगे देखिए, उनकी एक कविता है, उसके बारे में देखिए ध्यान से। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारित माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विरचित यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठे फिरू जी भर के, है ना, ये कविता है। इसका मैं अर्थ आपको बताती हूँ, पहले संदर्भ देख लीजिए। ये जो पद्यांश है, ये क्या है, हमारी आरोह भाग 1 से लिया गया है। पथिक है, पथिक खंड काव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी है। ये तो संदर्भ हो गया। अब प्रसंग देखिए, दुनिया से दुखी होकर, विरक्त होकर पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध वहीं बसना चाहता है। वस्तुतः कवि इसके द्वारा पथिक के प्रकृति प्रेम को प्रकाशित किया है। यानी वो दुनिया से तो दुखी हो जाता है और प्रकृति के प्रेम से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर वो प्रकृति में ही बसना चाहता है। ठीक है, अब देखिए कविता का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। यानी प्रकृति प्रतिक्षण नूतन वेश यानी नए नए रूप बनाकर बनाती रहती है। प्रतिक्षण वो नया नया रूप बनाती है। अब आप सुबह देखोगे तो कितना ठंडा ठंडा माहौल रहेगा, आकाश नीला रहेगा, है ना। फिर धीरे धीरे क्या है, गर्मी बढ़ती जाती है ना। सूर्य निकलता है, उसके बाद गर्मी बढ़ने लगती है, फिर एकदम चिलचिलाती धूप रहने, दोपहर हो जाता है, फिर शाम को देखिए गर्मी कम हो जाती है ना, थोड़ा सा वातावरण चेंज हो जाता है और शाम हो जाती है। शाम के समय सब वैसे ही ठंडा हो जाता है ना, और अंधेरा होने लगता है। फिर क्या है, रात हो जाती है, सब जगह अंधेरा हो जाता है और चंद्रमा निकल आता है और सूर्य आपका डूब जाता है ना। तो इस प्रकार से प्रकृति क्या है, नए प्रतिक्षण धीरे धीरे क्या है, प्रतिक्षण नए नए रूप बनाती है और ये संसार क्या है, रंग बिरंगा क्या है, रूप उसका बन जाता है। ठीक है, रवि के सम्मुख, रवि यानी सूर्य, सूर्य के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। ठीक है, तो रवि के सम्मुख यानी सूर्य के सामने कभी कभी ऐसा माहौल होता है, ऐसा सा वातावरण होता है कि सूर्य चमक रहा है और बारिश हो रही है ना। तो उस समय क्या है, सूर्य चमक रहा है तो बादलों से क्या है, पानी जो बूंद बूंद करके क्या हो रही है, लड़ियां बन रही है, मतलब माला बन रही है। तो और उसके बाद जब हवा चलती है तो जो बारिश से जो बूंदों से बनी हुई लड़ियां है, माला है, वो क्या है, हवा के कारण कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है ना। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि जैसे ये लड़ियां क्या है, नृत्य कर रही है। ठीक है, आगे देखिए, नीले नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। तो नीचे क्या है आपका, नीचे नीले रंग का जैसे समुद्र है, समुद्र में जहां देखो अथाह जल होता है, जिसमें बहुत सारा पानी होता है, जहां तक नजर जाती वहीं पानी ही पानी नजर आता है। और आप समुद्र को देखोगे तो उसका रंग कैसा होता है, नीले रंग का होता है ना। तो कवि कहना चाहते हैं कि जो पथिक है
वो ये चाहता है कि नीचे का जो समुद्र का जो रंग है, उसका जो समुद्र देख रहा है, मतलब समुद्र को जब निहारता है तो वो बहुत मंत्रमुग्ध हो जाता है और बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है। तो वो चाहता है, बीच में विचरो यही चाहता मन है, रत्नाकर गर्जन करता मलयानी बहता है। तो और उसके बाद में क्या है, जब समुद्र की जो बहुत ऊंची ऊंची लहरें होती, बहुत गर्जन करता हुआ भयानक जो लहरें होती है ना, और उन लहरों के बीच में वही पास में क्या है, मलय पर्वत है। मलय पर्वत है और उस मलय पर्वत में क्या है, चंदन के वृक्ष है। ठीक है, तो चंदन की वृक्ष से जो खुशबू निकलती है, ठंडी ठंडी शीतल शीतल हवा, खुशबूदार जो हवा निकलती है, तो कभी बहुत मतलब जो पथिक है बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाता है और वो चाहता है कि जो समुद्र गर्जन करता है, गर्जन करता ऊंची ऊंची लहरों पर मैं बैठूं और समुद्र के एक एक भाग को मैं निहारूं, उसको देखूं। इस प्रकार से जो पथिक है वो ऐसी कल्पना करता है। आगे देखिए, हरदम या हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है और उसका यही इच्छा होती है, उसका मन यही चाहता है कि मैं ऊंची ऊंची लहरों पर बैठूं और समुद्र के हर जगह को देखूं, निहारूं, है ना। इस प्रकार से उसका मन हमेशा यही निहारता रहता है। आगे देखिए, इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठू बिच्छू जी भर के। ठीक है, और उसके बाद ये और भी ये कहता है, ये एक लाइन छूट गई बेटा। हाँ, नीचे नील समुद्र के मनोहर, ऊपर नील गगन है। यानी नीचे क्या है, समुद्र, नीले रंग का समुद्र है और ऊपर क्या है, नीले रंग का आसमान है ना। तो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, मेघ जब आकाश में रहते हैं, तो पथिक की क्या इच्छा होती है कि मैं मेघों पर बैठूं और ऊपर आकाश और नीचे समुद्र के बीच में विचरण करूं, घूमूं फिरूं और प्रकृति का आनंद लूं। और वो क्या है, प्रकृति के प्रेम में इतना डूब जाता है, इतना पागल हो जाता है कि उसकी इच्छा होती है कि मैं समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर बैठूं और इस समुद्र को निहारूं, खूब घूमूं फिरूं, है ना। और साथ ही साथ में वो क्या है, मेघों पर बैठूं, मेघ यानी बादलों पर बैठूं और ऊपर आकाश और नीचे समुद्र, ये सब में क्या है, खूब घूमूं, यानी प्रकृति के एक एक दृश्य का आनंद मैं लूं। और इस प्रकार से वो प्रकृति के प्रेम में इतना आकर्षित हो जाता है, इतना डूब जाता है कि वो पूरा अपने दुख को भूलकर प्रकृति के प्रेम में ही वो मग्न हो जाता है। यही क्या है, अपन की जो कविता है पथिक, यही बताया गया है। ठीक है, चलिए शब्दार्थ अपन देख लेते हैं। नूतन यानी नवीन या नया, वेश यानी रूप, सम्मुख यानी सामने, थिरक रही है यानी नाच रही है। बताई थी ना, जो वर्षा का जल होता है बूंद बूंद करके जो टपकता है, उससे क्या है, एक लड़ी बन जाती है, एक माला जैसी बन जाती है और उसी वही क्या है, थिरक रही है। यानी जहां हवा जा रही है उधर की, आप देखते होंगे बारिश आती है तो कभी देखते इधर पानी जा रहा है तो कभी इधर की साइड आ रहा है ना। तो इस प्रकार से क्या है, जिस ओर हवा रहती है उधर की ओर जो पानी की धार होती है वो नाचने लगती है। वारित माला यानी गिरती हुई वर्षा की लड़ियां, मनोहर यानी मन को भाने वाला सुंदर, विचरू यानी विचरण करूं, घूमू फिरू, रत्नाकर यानी समुद्र, मलयानिल यानी मलय पर्वत, मलय पर्वत जहाँ पर चंदन के वृक्ष हैं, जहाँ पर जो वृक्ष लगे हुए हैं वो चंदन के हैं और इस चंदन की जो खुशबू, धीमी धीमी जो खुशबू आती है, ठंडी ठंडी शीतल, वो क्या है, अपने जो पथिक है उसके मन को बहुत ज्यादा भा जाती है, अपने को भी अच्छी लगती है खुशबू, है ना। ये है ना, मलय पर्वत से आने वाली शीतल हवा। अब देखिए, शीतल यानी ठंडी ठंडी सुगंधित हवा, हौसला यानी साहस या उत्साह, विस्तृत यानी फैला हुआ समुद्र। आप देखोगे तो देखोगे जहां जहां भी खड़े हो जाओगे, समुद्र के सामने आप खड़े हो जाओगे तो देखोगे वहां पे पानी ही पानी, जिस ओर नजर जाती वहां पे पानी ही पानी। यानी समुद्र में बहुत अथाह पानी रहता है, बहुत ज्यादा पानी रहता है। विस्तृत यानी फैला हुआ, महिमामय यानी महिमा से युक्त। ठीक है, तो ये अपना ये शब्दार्थ हो गया है।
अपन की ये कविता है, इसको अपन पढ़े हैं। हाँ चलिए भाई, अब अपन व्हाट्सएप में इसको मैं भेजूंगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यस किसी को मैम। कोई डाउट है पूछिए। नो मैम। नो मैम। डाउट है तो पूछो पूछो बेटा, डाउट है तो पूछिए। नहीं, नो मैम। चलिए आप कविता को एक बार पढ़िए, बहुत अच्छी कविता है, अच्छा लगेगा। ओके, चलिए क्लासेस ओवर। यस मैम। थैंक यू मैम।